ओम का नियम एसी पे काम करता है कि डीसी पे? डीसी पर, डायरेक्ट करंट पर। आगे पढ़ना है आपको एसी डीसी के बारे में, ज्यादा डिटेल्स है डीसी आयो। ओम का नियम देखिए, ओम्स ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप कभी भी ना वोल्टेज और धारा दोनों बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। क्योंकि दोनों, अगर किसी भी तार ले लिए जिसे चालक है, अगर उसमें भी वोल्टेज जा रहा है और उसमें आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, वोल्टेज कितना है, धारा कितनी है, अगर आप कोशिश कीजिएगा वोल्टेज को बढ़ाएं, आप कोशिश कीजिएगा वोल्टेज को बढ़ाएं, तो धारा घट जाती है। धारा क्या हो जाती है, घट, और उसका वैल्यू फिर बराबर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आपने किया वोल्टेज था 20, वोल्टेज कितना था, और धारा सपोज कीजिए कि धारा थी 5, धारा थी 5, तो अनुपात कितना आएगा, 4/1, यानी 4 आएगा। अनुपात कितना आएगा, 4। तो ओम ने क्या किया ना, अपने एक प्रयोग से धारा को थोड़ा आगे पीछे करके देखा। क्या किया, आगे पीछे करके देखा इसने, और उसने जब पाया कि जब उसने धारा को वोल्टेज को आगे करके चेक करने की कोशिश किया, तो उसने कहा कि रुको तो पहले घटा के देखते हैं। क्या करते हैं, घटा के देखते हैं। इसने घटा के धारा को रखा 16, धारा को रखा 16, ऑटोमेटिक वोल्टेज को रखा 16, तो ऑटोमेटिक धारा हो गया 4। अनुपात कितना हो गया, 4/1। तो ओम्स को लगा कि गलती से हो गया, उसको क्या लगा है, गलती से हो गया है। उसने फिर वोल्टेज बढ़ा के किया 40, वोल्टेज बढ़ा के क्या किया 40, धारा ऑटोमेटिक हो गई 10। कितना हो गई, 10, 4/1। अब ओम पगला गया, कहा कि अरे तरीका ये क्या हो रहा है रे भाई, ये को बढ़ा रहे हैं, दूसरा का आगे पीछे हो रहा है यहां पर। तो इसी तरह उसने कई सारे प्रयोग किया, तब उसने अपना नियम दिया कि वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होगा। वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होगा। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, एडजस्ट कर। तो इसको और समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको आप इंटर्म अगर बढ़िया से पढ़े होंगे या आपके टीचर लोग लैब में ले गए होंगे, तो आपको एक रिहोस्टेट दिया जाता है। रिहोस्टेट जो धारा के मान को बढ़ा से घटा सकता है, और उस रिहोस्टेट की मदद से आपको दिया जाता है, एक वोल्ट मीटर देता है, एक अमीटर देता है, और आपको वहां दोनों को सप्लाई में जोड़ना होता है, और एक सादा कॉपी लेनी होती है, रीडिंग लिखना होता है, वोल्टेज इतना तो धारा इतना, और उसके बाद फिर उसका अनुपात लिखना होता है। फिर रियोस्टेट की मदद से वोल्टेज धारा को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, फिर लिखते हैं कि धारा को हमने बढ़ाकर इतना किया, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग इतनी मिली, फिर उन दोनों का भाग देके अनुपात निकालते हैं। आपको 4 रीडिंग लेनी होती है। कितनी रीडिंग, 4। और 4 रीडिंग के बाद क्या होता है, आपको पता करना होता है कि क्या ओम्स का लॉ का अनुपात सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेकिन सरकारी स्कूल में लैब में बहुत कम ही लोग लेके जाते हैं। हम लोग नहीं ले गए। हम लोग का भी स्कूल सरकारी स्कूल था, लेकिन जब हम लोग गए थे लोग, तो स्कूल काफी अच्छा हो गया यहाँ पे। तो लैब में हम लोग को ले जाते थे पर डे। लंच के बाद हम लोग को पर डे कहाँ जाना होता था, लैब में। फिजिक्स के लैब में परमिशन ज्यादा होती थी, क्योंकि उसमें रिस्क उतना झमेला वाला नहीं था। केमिस्ट्री के लैब में सहूलियत ज्यादा रिस्क होता था। बोतल कांच, खाली तो कांच है, बोतलें रखल रहता है, फूट फाट जाएगा तो एक से एक रहेगा, फोड़ देगा सब। यहाँ पे कोनो का कोनो केमिकल मिला देगा। यहाँ पे अकलेल बकलेल रहता है, कोनो एक से एक रहेगा। हई का हो ये भाई बोयमा फूट गई। और बायोलॉजी के लैब में क्या है कि तो साहब बायोलॉजी, हम लोग तो इंटर में तो हम लोग का बायोलॉजी ही नहीं था, तो हमारा क्या पता कि बायोलॉजी के लैब में था कौन चीज। और उसमें सांप छछुन्नर बिलार यही सब तो रहता है। सो उसको मैंने 3 बिलियन में डुबा के क्या करता है, रखे रहता है। अपना अपना एक एक रखा था। हमारी गिलहरी मर गई थी तो हम इसमें रख दिए। यहाँ पर देखिए, हाँ इसका बस खाल है ये। हाँ फोटो कहाँ से रहा, ओरिजिनल गिलहरी है ये। अरे इसका देखिए, जो बाल होता है ना, बाल ये नहीं सड़ता है ना,
बाल वगैरह नहीं सड़ता है, स्किन वगैरह बाल वगैरह, तो फेनेफ्थलीन में लगा के इसको रख देंगे तो ये थोड़ी ना सड़ेगा, यहाँ पर बाल वगैरह नहीं सड़े। बाकी इसका अंदर का मांस वगैरह सब गायब है, मांस वगैरह क्या रहता है, गायब रहता है। बाकी ये सब क्या है, गिलहरी क्या हुआ है, हाँ बकलो, ये सबको तो पता नहीं। देखो चेक करो, बताओ ये ओरिजिनल है कि नहीं, निकलेगा कैसे, इसको पैक किए हैं, हवा लगेगा तो खराब हो जाएगा, चेक करके बताओ। ये तो और चेक करने गई, निकट दृष्टि दोष। कहें कि चेक करने के लिए ओरिजिनल है कि नहीं, तो निकट दृष्टि दोष वाली कर रही है। ओम का नियम समझ में आ गया। तो अगर वोल्टेज और धारा हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, उसका अनुपात बराबर रहता है। अब इसको ऐसा ना फिजिक्स की भाषा में ऐठ के बोलता है, यदि किसी चालक तार के सिराओं के को, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि को नियत रखा जाए, इसका कोई मतलब नहीं है, समझा तो नहीं। सीधा बोलो वोल्टेज एवं धारा का अनुपात बराबर होता है। क्या कहना क्या चाह रहा है पता है, सुनिए ध्यान से। उसका एक तार लाओ तो जी, तार कौन तार है, छोटा मोटा, अरे चार्जरवे का दो ना, डाटा केबल दो, हाँ हो गया, यही तार है। देखिए जैसे ये कोई चालक है, तो कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को समान रखा जाए, अर्थात न इसकी लंबाई बढ़ाई जाए, न तापमान बढ़ाया जाए, न इस पर कोई दाब लगाया जाए, तो ये कोई मतलब ही बतैला बिना। हमारा चार्जर है, क्या घींच के लंबा करेंगे हम, कि अगर आगी तपवा के पातर कराएंगे ना। हम तो विद्यार्थियों को ऐसा ना नाश देंगे ना कि उसको फिजिक्स पहाड़ लगने लगे। अरे सीधे कर, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखा जाए तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, अरे बकलोलवा सीधा बोलना, वोल्टेज, इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। उसका अनुपात हमेशा क्या आएगा, बराबर है। अरे सीधा बोल, वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत होता है ना, ऐठेंगे हम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब को नियत रखा जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमेशा, अनुपात हमेशा नियत होता है। या ओम का नियम है। बकलोल का ही क्या, ओम इतना बकलोल नहीं होगा जितना ही किताब लिखने वाला छाप दिया। सब नहीं समझ आया, स्कूल की बुक में यही लिखा हुआ था। हाँ अरे हम लोग इस चीज को झेले हैं, हम इस चीज को क्या किए हैं, झेले यहाँ पे। और टीचर भी यही पढ़ा रहता है, भौतिक अवस्था नियत रखा जाए, ये कोई बात है। अभी शिक्षक को कहा गया या दो पैर पे चलने वाले मानव का भौतिक अवस्था यदि नियत रखा जाए तो शिक्षक का लगा, अरे यार ये सब क्या कहलाता है यहाँ पे। बिना मतलब, अरे हम तार के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो फिर बतैला बिना क्या जरूरत है यहाँ पे। बस सीधा समझिए, वोल्टेज बटा धारा क्या होगा, नियत रहेगा। तो V बाई आई ये हमेशा नियत रहेगा, जो चेंज नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया ना, जब चेंज नहीं हुआ तो नियत की जगह यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू R लगा दिया। क्या लगा दिया, R। और यही क्या होता है, प्रतिरोध। यानी वोल्टेज और धारा का जो अनुपात आएगा वही प्रतिरोध होता है। वही क्या होगा, प्रतिरोध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर किसी तार का प्रतिरोध, जैसे ये तार है, इसका प्रतिरोध लिख दिया 10, सपोज कि इसका मतलब जो बनाने वाली कंपनी होगी उसको पता होगा इसका प्रतिरोध कितना है, 10, तो प्रतिरोध हमेशा इसका 10 ही रहेगा, प्रतिरोध हमेशा 10 रहेगा। अब आप अगर 10 देंगे, प्रतिरोध हमेशा क्या रहेगा, 10। तो सपोज ये कोई तार है हमारा, इसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। 10 ओम। आपको पता है कि R बराबर होता है V बाई आई, यानी ये हर हाल में कितना रहेगा, 10। यानी अगर हम इसमें वोल्टेज 100 देते हैं तो धारा कितनी हो जाएगी, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। क्या हो गया, 10। अगर हमने गलती से भी वोल्टेज को क्या किया, 50 किया, तो धारा भी कहां चली जाएगी, 5। कितना हो जाएगा, 10। अब हम बस एगो को चेंज करेंगे, एगो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 10। अगर हमने कर दिया यहाँ वोल्टेज को 20, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 2। कितना हो गया, 10। कितना हो जाएगा, 10। ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा, यानी वो फिक्स होता है। तो धारा एवं प्रतिरोध का अनुपात क्या, सॉरी, वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। यानी वोल्टेज और आई का अनुपात क्या कहलाता है।
इसी को वोल्टेज कहिए, विभव कहिए या विभवांतर कहिए, विभव कहिए या विभवांतर कहिए, ये वोल्टेज इसी को लेके जाता है। ये फॉर्मूला याद मत रखिएगा, बड़ी टेढ़ है, इसी को सीधा कर लीजिए। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब आप बताओ आसान किसको याद करना है? V बराबर आई आर। अच्छा एग्जाम में आ गया अगर ओम का नियम क्या है तो पता है ओम किस चीज की खोज किए थे? प्रतिरोध की। ओम किस चीज का खोज किया? प्रतिरोध। तो में आई को अलगे कर दीजिएगा। आई अलगे कैसे होगा? आर को अलग करना है, आर अलग कैसे होगा? आई इधर गुड़ा भेज दीजिएगा, भाग हो जाएगा, बन गया ये वाला। अब ऐसा थोड़े होगा कि कोई कहेगा कि ओम का नियम है। ओम का नियम दोनों एक के है, लेकिन ओम ने वोल्टेज की बात नहीं बोला था, ओम ने बोला था आर। तो आर को एक साइड रख दीजिए, आर को एक साइड रखेंगे, गुड़ा इधर आके भाग हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा यहाँ पे। तो ओम का समीकरण कौन सा है? V बाई आई बराबर आर। लेकिन आप लोग ओम इतना विद्वान तो है नहीं, तो आप लोग का समीकरण क्या है? V बराबर आई आर, V बराबर, लेकिन ओम का ओरिजिनल समीकरण, हाँ नहीं समझे? ये हो गया V बराबर आई आर। तो पूरे फिजिक्स में 3 गो फॉर्मूला याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व होते चलेगा। ओम के फॉर्मूला को हम अपने हिसाब से बनाए, हम ओम का आदमी, हम लोग विद्वान नहीं है। V बराबर आई आर, समझ में आ गया? हम लोग ओम के इतना विद्वान नहीं। अब उसके बाद देखते हैं पावर, किसके पास कितना पावर है। तो पावर बराबर P बराबर होता है I इंटू V, I इंटू V। यही उसका क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? पावर। जैसे पावर को हम वाट में नापते हैं, पावर को किस में नापते हैं? वाट में। पावर को किस में नापा जाता है? वाट में नापा जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से, जैसे आपके घर में कितने एम्पियर का करंट आता है? कितने एम्पियर का करंट आता है? सपोज आपके घर में करंट आता है 1 एम्पियर का है। कितने एम्पियर का? 1 एम्पियर का। तो 1 के जगह पे 1। अब वोल्टेज सबके घर में आता है 220, तो यहां लिखाएगा 220। कितना हो जाएगा? 220 वाट। कितना का हो गया? कितना हो गया? 220 वाट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वोल्टेज और धारा का गुणनफल, तो बताए V बराबर आई आर, P बराबर आई भी, V बराबर आई, P बराबर आई भी। किसी को दिक्कत? अब ये करे से 20 गो फॉर्मूला बनाता है सब। कैसे? सुनिए ध्यान से। ये ना P बराबर आई, V के जगह आई आर लिख सकते हैं। V के जगह क्या लिख सकते हैं? V के जगह आई आर लो। P बराबर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। एगो यो फॉर्मूला बन गया, एगो ही फॉर्मूला बन गया कि नहीं हो गया? चलो एक काम करते हैं, P बराबर आई भी है ना, P बराबर आई इंटू V, ये होता है ना यहाँ पे। I बराबर क्या होगा? V बाई आर। I बराबर, इस फॉर्मूला से अगर I को यहां छोड़ते हैं तो V बाई आर हो जाएगा। तो P बराबर I के जगह क्या लिख सकते हैं? V बाई आर, I इंटू V। तो P बराबर V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब नौटंकी कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ पे ध्यान नहीं देना है। जब हम यहां बना सकते हैं फॉर्मूला, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी बना देंगे। क्या जरूरत है हमारा पहले से फॉर्मूला याद रख ले बिना? यहाँ पे एक ही काम है क्या? खाली फिजिक्स पढ़ना? अरे सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। उधर बाबर कहेगा कि हमारा जन्म तिथि याद रखो, हैप्पी बर्थडे बोलना है। नहीं समझा? पूछ देता है बाबर का हैप्पी बर्थडे कब था? 14 फरवरी को हुआ था। याद रहेगा? दूसरा फॉर्मूला V बराबर, P बराबर आई भी, V बराबर P बराबर। एक और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बेड़ा पार, कि जब हम किसी चालक, चालक का मतलब क्या होता है? तार। चालक मतलब तार यानी कंडक्टर। तो जब हम किसी कंडक्टर में करंट देते हैं ना, तो करंट को वोल्टेज आगे ले जाता है। करंट को आगे कौन ले जाता है? और रोकता कौन है? प्रतिरोध। तो दोनों में लड़ाई होगा, तो प्रतिरोध कुछ ना कुछ तो करंट को रोक देता है। अब वो करंट कहां जाएगा? वापस ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। वो करंट किस में बदल जाता है? ऊष्मीय। इसलिए आपका मोबाइल जब देखिएगा ना, तो चार्ज कीजिएगा, तो जितना करंट देता है ना, उसका कुछ ना कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में बदल मोबाइल गर्म हो जाता है। मोबाइल क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। और कभी कभी आप लोग ज्यादा बतिया देते होंगे लोग, तो
हाँ, हीट हो जाता होगा मोबाइल यहाँ पे चलाने बतियाने से हीट हो जाता होगा। हमारा हैंड्स फ्री करके बतियाए का आदत रहता है। हम मतलब एक हम लगाते हैं तो हमको लगता है कान मेरा सही में खराब है नहीं खराब है यहाँ पे। इससे लगाइला के बाद हाथवा बिजी हो जाता है। बतीले सोचे हैंड्स फ्री करो, कुछ काम करते रहो। क्वेश्चन गलती है, हाँ ठीक है काम हो जाएगा, आए बाद में पता है किकर फोन है वो तो लेकिन अगर ज्यादा देर तक कान पर लटा के बात करेंगे तो वर्क चल रहा है, धारा और प्रतिरोध के बीच में लड़ाई हो रही है, तो कुछ ना कुछ उसमें निकलेगा, हीट। इस फिजिक्स में क्वेश्चन पूछ देगा कि एक बल्ब को 10 मिनट तक जलाया जाता है, यदि बल्ब के टंगस्टन का प्रतिरोध 10 ओम है और उसमें 5 एम्पियर की धारा जा रही है, तो 1 घंटा बाद कितना गर्म हो जाएगा बल्ब, ऐसे करके पूछ सकता है। हीटर में पूछ सकता है कितनी ऊष्मा देगा, तो उसका फॉर्मूला H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, यही 3 गो मेन फॉर्मूला है। बाकी इसका मान उसमें रखिए, उसका मान उसमें रखिए, 20 गो फॉर्मूला बनाते रहिए, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला हम लोग बाद में बनाते रहेंगे। तीनों फॉर्मूला याद हो गया।